हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो आज हम अपने चैनल पे बात करेंगे लॉ एंड मीडिया की सेकंड पार्ट की। लॉ एंड मीडिया के सेकंड पार्ट की जो हमारे BA LLB के फोर्थ सेम में दी गई है। तो आज हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जो है हमारी लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ऑन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो आज हम देखिए कि कौन कौन से लेजिस्लेटिव एफर्ट्स आए थे हमारे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के ऊपर, कि कौन कौन से एफर्ट्स लगाए गए थे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पर। आज हम उन एफर्ट्स के बारे में जानेंगे। तो पहला जो हमारा आया था लेजिस्लेटिव एफर्ट्स ऑन ब्रॉडकास्ट सेक्टर, जो हमारा स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था हमारा 1790 से स्टार्ट हुआ था। जो हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था इंडियन बंगाल गैस से, हमारा फर्स्ट न्यूज़पेपर था जो 1780 में पब्लिश हुआ था कलकत्ता से। ठीक है। और जो फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रेस को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में, वो गवर्नर जनरल ने इशू करा था 1790 में। ठीक है, 1790 में इशू हुआ था। और वो जो रेगुलेशन था उसके अंदर कहा गया था कि अगर कोई कुछ प्रिंट करता है तो उसके अंदर प्रिंटर प्रिंटर पब्लिशर एंड प्रोपराइटर का नाम सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो मैटर है वो सबमिट करना पड़ेगा प्री सेंसरशिप के लिए सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। मतलब कि आप कुछ भी प्रिंट करोगे उसकी पहले प्री सेंसरशिप होगी। प्री सेंसरशिप के लिए आपको प्रिंटर पब्लिशर प्रोपराइटर और जो मटेरियल है वो सबमिट करना पड़ेगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को। और फर्स्ट स्टेप ये हमारा लिया गया 1790 में लिया गया, जब हमारा इंडियन बंगाल गेस्ट आया था 1780 में। उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो लिया गया था। फिर हमारे कुछ एफर्ट्स इस तरीके से हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस। लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस में ये कर दिया गया था कि जो प्री सेंसरशिप थी उसको अबॉलिश कर दिया गया 1818 में। और एक ऑर्डिनेंस इशू करा गया 1823 में, जिसमें लाइसेंसिंग इशू कर दी गई प्रेस के लिए। जिसमें ये कहा गया लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, अगर कोई भी बंदा कुछ भी मैटर प्रिंट करता है तो उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। एंड जो प्री सेंसरशिप थी उसका अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। फिर हमारा आया प्रेस रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867। इसके अंदर कहा गया जो भी हमारे न्यूज़पेपर है उसको एक सिस्टम ऑफ एक रजिस्ट्रेशन के सिस्टम से स्टार्ट करा जाएगा, रेगुलेट करा जाएगा। और जो कॉपीज होती है उनको प्रिजर्व करा जाए। जो हमारी कॉपीज है, जो बुक्स और कॉपीज है प्रिंटेड मटेरियल की, उन सबको प्रिजर्व करा जाए। ठीक है। तो प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट में बेसिकली यही बात हुई थी कि एक तो हम सिस्टम से इसको रेगुलेट करेंगे प्रेस को। ठीक है। और जो हमारी प्रेस जो भी कुछ प्रिंट करती है उसके पास उसकी एक कॉपी प्रिजर्व होनी चाहिए। ठीक है। फिर हमारा है कैनिंग एक्ट। ये जो कैनिंग एक्ट था ये हमारे लॉर्ड कैनिंग लेकर आए थे, 1857 में लाए थे लॉर्ड कैनिंग इस एक्ट को। ठीक है। इसके अंदर ये करा गया जितने भी काइंड की पब्लिकेशन होगी, ठीक है, सारी बुक्स में जो भी पब्लिकेशन होगी वो सब लैंग्वेजेस में होगी। ठीक है। इस एक्ट को हम गेगिंग एक्ट भी कहते हैं। ओके, दिस एक्ट आल्सो नोन एज गेगिंग एक्ट। ठीक है। और ये हमारा कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग लाया था 1857। फिर हमारा आया वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसके अंदर कहा गया अगर कोई भी सेडिशन राइटिंग करेगा, ठीक है, कोई भी सेडिशन राइटिंग करेगा तो उसको पनिश करा जाएगा और उसको राइटिंग है उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है। वर्निकुलर एक्ट में बेसिकली जो सेडिशन राइटिंग थी उसको पनिश करने के लिए बोला गया और उस राइटिंग को सप्रेस करने के लिए बोला गया। सेडिशन राइटिंग आपको पता होगा जिससे कि जनता भड़क जाती है, तो वो होता है सेडिशन राइटिंग। ऐसा नहीं कि आप कोई आर्टिकल लिखो और उस आर्टिकल को देख के जनता भड़क जाए। तो वो बंद करा गया 1878 में, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट के खिलाफ काफी लोग ने न्यूज़पेपर में छापा था, प्रिंट करा था। तो उस चीज को नजर में रखते हुए 1878 में उसको बैन कर दिया गया। फिर हमारा आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये तो रिसेंटली का एक्ट है, आपको पता है इस एक्ट में हमारे पास अथॉरिटी होती है कि हम पब्लिक अथॉरिटीज से कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी वर्ड या फिर कोई रिकॉर्ड उनसे मांग सकते हैं, और पब्लिक अथॉरिटी हमें मना नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन देने से। पब्लिक अथॉरिटी सिर्फ उसी मैटर पे हमें इंफॉर्मेशन से डिनाई कर सकती है जो मैटर पार्लियामेंट ने खुद ही मना करा है डिनाइड करने के लिए, और जो स्टेट लेजिस्लेचर ने मना करा है।
इस एक्ट के अंदर कुछ मैटर्स हैं जैसे कि जिसके लिए जो अथॉरिटी है वो हमें डिनाई कर सकती है, जैसे प्राइवेट ट्रेड हो गया या फिर कुछ भी, कुछ चीजें हैं इस एक्ट की। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ हमारा सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो वो हम इसमें नहीं कह सकते कि हमें जानना है, वो ये मना करती है। पर जो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आप कुछ लेना चाहते हो पब्लिक अथॉरिटी से तो वो नहीं मना करेगी। अगर वो मना करेगी तो वो सिर्फ उसी मैटर पे मना करेगी जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन ने बोला हुआ होगा डिनाई करने के लिए। फिर है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आईपीसी जब 1860 में आया था तो उसमें हमें आईपीसी हमारा 1860 में आया था। फिर हमारा जो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1882 आया था। पर जो 1882 आया था उसको रिप्लेस कर दिया गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 और कहा गया जो भी कोई प्रोसेस हमारा 1898 के अंदर दिया गया है उसी के थ्रू जो है रेगुलेट होगा। कोई भी प्रोसेस है उसी के थ्रू रेगुलेट होगा जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में दिया गया होगा। और जो हमारा पहला प्रोसेस था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1882 इसको हटा दिया गया और नया प्रोसीजर लाया गया दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। ओके, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है था। फिर ये राइट इन्फॉर्मेशन है कि अभी हमने पढ़ा था ये दोबारा आ गया यहाँ पे। चलो फिर अब हमारा है प्रसार भारती एक्ट 1990। प्रसार भारती हमारा जो एक्ट है वो एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की। आपको पता होगा कि जो प्रसार भारती है वो एक ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की, ठीक है। और इसको हम प्रसार भारती कहते हैं, इट इज अ ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ये हमारा 1990 में आई थी और आफ्टर द 1990 के एक्ट के बाद ये इफेक्ट में आ गई प्रसार भारती। प्रसार भारती के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता ही है। अब आया हमारा प्रसार भारती एक्ट 1990। अब हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पावर्स अब हम देखेंगे कि क्या क्या थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आया हमारा प्रसार भारती एक्ट 1990। तो इसके अंदर क्या हुआ, पहली बात तो ये इस्टेब्लिशमेंट, ये act आया था ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया में, ठीक है। इसको ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1990 भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे एक चेयरमैन थे, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, एक फाइनेंस के मेंबर थे, 6 पार्ट टाइम मेंबर्स थे, एक डायरेक्टर जनरल थे, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स थे और एक रिप्रेजेंटेटिव था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के और 2 एम्प्लॉयज थे हमारे कॉरपोरेशन के। ये जो बोर्ड था इनका वो इतने मेंबर से मिलकर बना था, ठीक है। तो आप अगर सबसे पहले आप लिखो, अगर आता भी है प्रसार भारती के बारे में बताने के लिए तो आप सबसे पहले लिखोगे प्रसार भारती एक्ट 1990। उसके बाद आप लिखोगे वो था क्या और वो क्यों लाया गया था और फिर आप लिखोगे कि उसके अंदर जो उसका बोर्ड था उसके अंदर कितने लोग थे, ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं इसकी बात। अब हम आगे करेंगे इसके फंक्शंस एंड इसके पावर्स की बात। आया फंक्शन एंड पावर ऑफ प्रसार भारती। क्या फंक्शन और क्या पावर्स है प्रसार भारती के। तो पहला तो इसका जो फंक्शन था वो ये था कि ये कॉरपोरेशन करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, कॉरपोरेशन एंड ऑर्गेनाइज करेगा हमारी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को, ठीक है। और इसका काम है इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना एंड एंटरटेन करना, ठीक है। और इंश्योर करना बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग रेडियो एंड टेलीविजन। पहला तो इसका काम था कि कॉरपोरेशन को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। और दूसरा लोग को एंटरटेन करना, एजुकेट करना और साथ के साथ डेवलपमेंट रखना रेडियो एंड टेलीविजन में। क्योंकि हमारा जो प्रसार भारती है वो रेडियो एंड टेलीविजन से बन के ही तो हमारा प्रसार भारती बना है। प्रसार भारती रेडियो एंड टेलीविजन पे तो ब्रॉडकास्ट करता है और उन पे कंट्रोल रखता है। फिर इसका थर्ड जो था वो था कि लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज ऑफ रेडियो को मेंटेन करना, ठीक है। फिर इसका आया जो कॉरपोरेशन है उसके ऊपर था कि वो चार्जेस लगा सकती थी अपनी सर्विसेज के और या फिर एडवर्टीजमेंट पे वो चार्जेस लगा सकती थी, ठीक है, जो रेगुलेशन दी गई है उनके थ्रू। फिर इसका जो काम था वो ये था, पहली बात तो ये सिविल लाइबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इट शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी सिविल लाइबिलिटी, ठीक है। अगर ये फेल होता है टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द प्रोविजन तो ये सिविल लाइबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं बनेगा हमारा प्रसार भारती, ओके। तो ये कुछ बेसिक से फंक्शन थे प्रसार भारती के ऊपर।
और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं कि अब तक एग्जाम्स आ ही रहे हैं। अब आया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था प्रसार भारती का वो ये था कि वो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बना के रखे। ठीक है। और सेफगार्ड करे सिटीजन्स के राइट, कि उनको इन्फॉर्म करा जाए और उनको ट्रूथफुली इन्फॉर्म करा जाए, और जितने भी मैटर हैं पब्लिक इंटरेस्ट के उसके बारे में सब कुछ बताया जाए, और नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी बताया जाए। एक बैलेंस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का। ठीक है। और स्पेशल अटेंशन दी जाए एजुकेशन पर, लिटरेसी पर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हेल्थ, इन सारे फैक्टर्स पर जो है स्पेशल अटेंशन दी जाए। ठीक है। और फिर आया कि प्रोवाइड करा जाए अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स कीपिंग इन व्यू ऑफ यूथ, मतलब कि कुछ अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स दिए जाए यूथ को देखकर। ठीक है। और जो राइट्स है वर्किंग क्लास के उसको भी सेव करा जाए और उनको वेलफेयर प्रोवाइड करा जाए। और रूरल एंड वीकर सेक्शन को भी जो है, रूरल एंड वीकर सेक्शन जो है उनको भी सेव करा जाए। ठीक है। उनके लिए भी कुछ उनको सेव करा जाए। ठीक है। और उनके लिए भी वेलफेयर करा जाए। और जितने भी रिमोट एरियाज हैं उन सब के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और सुटेबल प्रोग्राम दिए जाए जो स्पेशल नीड्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे मिनॉरिटीज एंड ट्राइबल कम्युनिटीज को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स दिए जाए। और कुछ स्टेप्स लिए जाए हमारे चिल्ड्रंस को, ब्लाइंड को, एजेड लोग को, और हैंडीकैप और अदर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए जाए। ठीक है। और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए एंड प्रमोट किया जाए ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। ठीक है। और जो ब्रॉडकास्टिंग में कम्युनिकेशन हो वो हमारी लैंग्वेजेस में हो जो इंडिया में लैंग्वेजेस है। ठीक है। और प्रमोट करे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंश्योर द डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे प्रसार भारती के, जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है प्रसार भारती के वो यही है। ठीक है। ओके, हमारे प्रसार भारती में यही था कि हमने पहले पढ़ा प्रसार भारती, हमने पहले पढ़ा प्रसार भारती था क्या और इसमें कितने मेंबर्स थे, फिर हमने पढ़े इसके फंक्शंस एंड पावर्स, फिर हमने कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स बने, इसका उद्देश्य क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। हम पढ़ेंगे सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952। ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है सिनेमाटोग्राफी एक्ट, सो आप लोग को अक्सर ये आता हो। इसे पढ़ेंगे अब हम। ओके, जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है वो 1952 में लाया गया। ठीक है। ये पार्लियामेंट के थ्रू वो करा गया, इनेक्ट बाय पार्लियामेंट। ठीक है। और ये इसलिए करा गया क्योंकि जो फिल्म्स हैं, जो फिल्म हमारी लगाई जाए, ठीक है, वो टॉलरेंस की लिमिट में हो इंडियन सोसाइटी की। ठीक है। और वो हमारे आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19 सबसेक्शन 2 के अंदर में। ठीक है। सिनेमाटोग्राफी एक बेसिकली इसलिए ही लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा ताकि जो फिल्म्स हैं जो लगाई जाती हैं वो टॉलरेंस की लिमिट के अंदर हो इंडियन सोसाइटी की। और आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए और 19(2) सब क्लॉज 2 के अंदर हो, उसके लिमिट्स में हो। ठीक है। सिनेमाटोग्राफी के थ्रू हमें ग्रांट करते हैं सर्टिफिकेशन, रिजेक्शन का भी हो सकता है या फिर एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है। कुछ केसेस में फिल्म रिजेक्ट भी हुई है और बैन भी हुई है। ठीक है। ये रेगुलेट करता है पब्लिक एग्जीबिशन को, पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म। ठीक है। इसके थ्रू हम जो फिल्म है उनको एक्सपेक्ट करते हैं। और सिनेमाटोग्राफी सेक्शन 3 के अंदर इस एक्ट ने स्टैब्लिश करा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है। तो सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 को लाया गया, पार्लियामेंट ने लाया ताकि जो फिल्म्स है वो हमारी लिमिट ऑफ टॉलरेंस में हो। ठीक है। और आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के लिमिट्स में हो। ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन है ये सर्टिफिकेट भी दे सकता है या मूवी को रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके। और इसी में सेक्शन 3 में हमें जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म
सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड करा है, जिसके थ्रू जो है फिल्म्स को एक बार सेंसर किया जाता है। तो इसके अंदर कितने लोग होंगे इस एक्ट के अंदर? सबसे पहले तो इसके अंदर जो लोग होंगे, 12 लोग होंगे, उसमें से एक 12 से 25 मेंबर होंगे इसके अंदर, जिसमें से एक हमारा होगा चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन तो एक ही होता है, तो इसमें हमारा एक चेयरमैन होगा। एंड 12 से 25 इसके अंदर लोग होंगे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा जिनको। ठीक है, इसके अंदर एक चेयरमैन होगा एंड 12 से 25 मेंबर होंगे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। और इसके अंदर जो फिल्म्स हैं वो कुछ फॉलोइंग कैटेगरीज में दी गई है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमारी कैटेगरी आती है यू, दैट इज यूनिवर्सल। ठीक है, और फिर आती है एडल्ट ओनली। यूनिवर्सल मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है ये तब दिया जाता है जो मूवी होती है वो सुटेबल होती है फैमिली के लिए और चिल्ड्रंस के लिए विदाउट एनी एज बार। और जो एडल्ट का सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ उन मूवीज को दिया जाता है जो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होती है अबव एज ऑफ 18। ठीक है, जो मूवीज मेजोरिटी की एज के लिए होती है वो हमारी एडल्ट में आती है। ओके, और फिर हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन एंड पेरेंटल गाइडेंस यूवी। मतलब ये जो सर्टिफिकेट होता है ये इशू करा जाता है कुछ स्पेशल क्लास के लिए। इसके अंदर कुछ स्पेशल कंटेंट होता है जो कुछ स्पेसिफिक क्लास और पर्सन या प्रोफेशन के लिए होती है ये मूवीज। ठीक है, और ये जो मूवीज हैं ये बेसिकली कुछ स्पेशल क्लास के लिए होती है। ठीक है, और ये कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड होती है। ओके, और पेरेंटल गाइडेंस जो यूवी वाले फिल्म्स होती है ये सुटेबल होती है चिल्ड्रंस के लिए भी, बट इसके अंदर कुछ ऐसे व्यूज होते हैं जो सुटेबल नहीं होते यंगर चिल्ड्रंस के लिए। तो ये पेरेंट्स की पेरेंटल गाइडेंस मतलब यूवी, इसमें पेरेंट्स की मर्जी होती है चाहे तो बच्चे को मूवी दिखाए चाहे तो ना दिखाए। मूवी वैसे सही होती है बट कुछ सीन ऐसे होते हैं जो यंगर चिल्ड्रंस के लिए सुटेबल नहीं होते। ठीक है, फिर हमारा आया सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 10 ईयर्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो हमारा 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ओके, और जो सर्टिफिकेट होता है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो जो फिल्म ये जो होती है, जो एक फिल्म होती है उसका 300 को क्लियर करना पड़ता है। पहली बात द एग्जामिनिंग कमेटी, द रिसीविंग कमेटी, FCAT मीन्स फिल्म सर्टिफिकेट एपीलेट ट्रिब्यूनल। किसी भी मूवी को इन तीनों स्टेजेस को पहले क्लियर करना पड़ता है अपनी मूवी टीवी पर दिखाने के लिए या सिनेमाज में दिखाने के लिए। पहले उन्हें इन 300 को क्लियर करना पड़ता है। अगर कोई फिल्म रिजेक्ट होती है इनमें से किसी एक से भी रिजेक्ट हो गई या रिसीविंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दी या फिर एग्जामिन ने ही स्टार्टिंग में रिजेक्ट कर दी तो वो फिल्म बैन ही मानी जाती है। ठीक है, वो फिल्म को बैन ही माना जाएगा अगर कोई मूवी रिजेक्ट होती है तो। ठीक है, और अगर कोई मूवी रिजेक्ट होती है इन केस तो पुलिस के पास पावर होती है सर्च एंड सीजर की। सो देयरफॉर ये जो है इससे लाया गया, देयरफॉर ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो मूवी है, जब भी कोई मूवी या फिल्म है उसके अंदर सेक्सिज्म ना हो, कम्युनल हेटेड ना हो, या कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स ना हो, या बहुत ज्यादा हाई लेवल का वायलेंस ना हो, या वल्गैरिटी ना हो, और इनअप्रोप्रिएट पोर्ट्रेल ना हो। ठीक है, तो इस साइट के थ्रू ये सारी चीजें इंश्योर करी जाती है। ओके, और इसी में हमारे दो केस लॉ है। बैंडेड क्वीन का आप लोग को पता होगा 1994 बहुत ज्यादा फेमस केस है ये, और अनसीडम 2015। क्योंकि अगर आप लोग ये केस लॉ नहीं पता हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना तो मैं इस केस लॉ की पर्टिकुलर एक स्लाइड बना दूंगी, आप लोग को शेयर कर दूंगी इसके इन केस लॉ। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके, अभी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले तो आ जाते तो इट मीन्स आपकी यूनिट क्लियर है। ठीक है, व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952? सिनेमाटोग्राफी एक्ट हमारा वही था जो इंश्योर करता था हमारी जो मूवीज हैं वो पब्लिक टॉलरेंस के अंदर हो। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी सेक्सुअलिज्म ज्यादा ना हो या कम्युनलिज्म ज्यादा ना हो या वॉयलेंस ज्यादा ना हो। ठीक है, इवन पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सीज ना हो। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट हमारी जो मूवीज थी वो मूवीज एग्जीबिशन के लिए लाया गया था ताकि वही मूवी एग्जिबिट होंगी जो हमारी टॉलरेंस की लिमिट में होंगी।
और इसी के अंदर हमारा क्या करा गया, इसी के अंदर हमारा सेंसर बोर्ड लाया गया, सेंट्रल सर्टिफिकेशन ऑफ सेंट्रल कंफ्यूजन हो गया मुझे, एक सेकेंड। व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी 952। ओके गाइस, तो अब हम बात करेंगे हमारे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमारे, अगर आप ये क्वेश्चंस इजीली कर लेते हो तो इट मींस आपको ये यूनिट क्लियर हो चुकी है और आप इसको इजीली कर पाओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारा जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट है वो किस लिए आया था। व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी एक्ट। सिनेमाटोग्राफी एक्ट था हमारा कि अगर कुछ भी फिल्म लगेगी, फिल्म पब्लिक पब्लिक एग्जीबिशन के लिए जो फिल्म लगेगी, उसको पहले सिनेमाटोग्राफी मींस कि वो जो फिल्म है वो सेंसर बोर्ड हमारा उसको रिजेक्ट करता है या सर्टिफिकेट देता है, वो इसी पे डिपेंड करता है। तो इसके थ्रू क्या हुआ था, सेक्स के थ्रू हुआ था। जो भी कोई मूवीज थी उनको पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इसको क्लियर करना पड़ता था, और इसके 300 थे। द एग्जामिन कमेटी, द रिसीविंग कमेटी, द एफसीएटी, इसको इन 300 को क्लियर करना पड़ता था इस एक्ट के अंदर। उसके बाद ही जो मूवी थी वो हमारी पब्लिक एग्जीबिशन के लिए बनती थी और लगाई जाती थी। ठीक है। इस सेट के अंदर क्या हुआ, इस सेट के अंदर ये हुआ कि, और क्या था इस सेट के अंदर, और इस सेट के अंदर ये भी था कि जो सर्टिफिकेट्स थे उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। दैट इज, फर्स्ट था हमारा यूनिवर्सल, दूसरा था एडल्ट का, तीसरा था हमारा पेरेंटल गाइडेंस, और चौथा था हमारा स्पेसिफिक पर्सन ऑफ क्लास के लिए जो था। ठीक है। और इसके अंदर हमारे कितने वो थे मेंबर्स, इसके अंदर हमारा एक चेयरमैन था और 12 से 25 हमारे मेंबर्स थे इस सेट के अंदर। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और ये क्वेश्चन आता भी है। फिर आया, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ प्रसार भारती एक्ट। मेन फीचर्स ऑफ प्रसार भारती एक्ट आप लोग को पता ही होंगे क्या है। मेन फीचर इसके यही है कि ये जो है कंडक्ट करेगा ब्रॉडकास्ट को, ठीक है, और इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना, ये इसके मेन फीचर्स में ही आता है। और एक बैलेंस डेवलपमेंट रखना, ये भी इसके मेन फीचर्स में ही आता है। ओके, नहीं काम कर ना इसको क्लियर कर। ओके गाइस, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आप इजीली इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे इन क्वेश्चन से। सबसे पहले व्हाट इज सिनेमाटोग्राफी एक्ट। सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 हमारा था, जिसके अंदर जो मूवीज थी उनको चेक करा जाता था। जो मूवीज पब्लिक एग्जीबिशन के लिए होती थी वो इंडियन सोसाइटी की टॉलरेंस की लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा सेक्सुअल या फिर कम्युनलिज्म या फिर हेट्रेड या एक्सट्रीम वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इस सेट के अंदर जो हमारे मेंबर्स थे वो 12 से 25 मेंबर्स थे और एक हमारा चेयरमैन था। ओके। और इस एक के अंदर हमें सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। 4 सर्टिफिकेट इसके अंदर ग्रांट किए जाते थे, 4 कैटेगरीज में डिवाइड थे। दैट इज एडल्ट, एडल्ट का ए होता था, यूनिवर्सल का यू होता था, पेरेंटल गाइडेंस का यू बी होता था, स्पेसिफिक क्लास ऑफ पर्सन का एस होता था। ठीक है। और इसके अंदर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन लाया गया हमारा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग इस सेट के। और वो जो था उसमें 300 से एक मूवी को क्लियर करने पड़ते थे। दैट इज हमारे 300 से हमारे कौन कौन से थे सोचिए। 300 से हमारे सबसे पहले था द रिसीविंग कमेटी, द एग्जामिंग कमेटी और एफसीएटी। अगर किसी मूवी इनमें से किसी एक से भी रिजेक्ट हो जाती थी तो वो मूवी बैन मानी जाती थी। और जो बैन मूवी होती थी उस पे पुलिस के पास राइट होता था, वो उस मूवी को जाके सर्च करे, सीजर करे एज अकॉर्डिंग द प्रोसीजर हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। ठीक है। तो इसमें इतना ही है, बाकी आप अपने लैंग्वेज में बना के लिख देंगे। फिर हमारा आया डिस्कस द मेन फीचर ऑफ, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, दैट इज डिस्कस द मेन फीचर ऑफ प्रसार भारती एक्ट 1990। तो हमारे मेन फीचर्स प्रसार भारती के यही थे कि पहली बात तो कंडक्ट करेगा ब्रॉडकास्टिंग को, दूसरा ये इन्फॉर्म करेगा, एजुकेट करेगा लोगों को, और बैलेंस डेवलपमेंट रखेगा।
फिर तीसरा था ये लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज को मेंटेन रखेगा रेडियो एंड टेलीविजन की। हम्म। और इसके ऊपर था ये चार्जेस लगा सकता था एडवर्टीजमेंट पे, जो भी तो प्रसार भारती के थ्रू अपने एडवर्टीजमेंट कराते हैं। ठीक है। और ये सिविल एबिलिटी नहीं होगी किसी भी मैटर पे, ये सिविल एबिलिटी का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ओके। तो ऐसे कुछ मेन फीचर्स थे, और बाकी आप एक बार देख लीजिएगा उसके अंदर, मैं तो ऊपर ऊपर से बताया अभी। फिर हमारा है व्हाट आर द मेन लेजिस्लेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। तो हमारा मेन लेजिस्लेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर पे क्या क्या आए थे। सबसे पहला तो यही था, जो हमारा न्यूज़पेपर आया था इंडियन बंगाल गैजेट, वो 1780 में आया कोलकाता में। ठीक है। फिर उसमें क्या करा, 1790 में गवर्नर जनरल ने रेगुलेशन इशू की थी, और पहली रेगुलेशन हमारी 1790 में ये कह रही थी कि जो पब्लिशर होगा, प्रिंटर होगा, प्रोप्राइटर होगा, उनका जितना भी मटेरियल होगा उसको प्री सेंसरशिप के लिए सबमिट करा जाएगा, और उसको प्री सेंसरशिप के लिए सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट के पास सबमिट करा जाएगा। ठीक है। और हमने इसमें लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस पढ़ा था। ठीक है। और प्रेस रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट पढ़ा हमने इसके अंदर, और गैगिंग एक्ट, कैनिंग एक्ट पढ़ा, जो जो गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, वन क्लब प्रेस एक्ट भी पढ़ा था। और इसके अंदर हमने आरटीआई पढ़ा और प्रसार भारती पढ़ा। तो ये अगर आता है क्वेश्चन लेजिस्लेशन पे, तो आप इन लेजिस्लेशन को इसमें लिख दीजिएगा और थोड़ा एलाबोरेट कर दीजिएगा। ओके। फिर हमारा आया क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनेक्टिंग ऑफ प्रसार भारती। ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्रसार भारती के, बेसिकली इसके ऑब्जेक्टिव्स तो यही थे कि मीडियन इंटीग्रिटी को बना के रखे, लोगों के बीच में जो है सारी इंफॉर्मेशन जाए फूली एंड फ्रीली, और जो हमारे कुछ सेक्शंस हैं सोसाइटीज के उनको प्रोटेक्ट करा जाए, जैसे हमारे चाइल्ड हो गए, ब्लाइंड हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, इन सारे सेक्शन को प्रोवाइड करा जाए, माइनॉरिटीज को भी प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है। ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और आगे मैंने इसके 10 ऑब्जेक्टिव लिखा है, उन लोगों को आप एक बार देख लीजिएगा जो इसके ऑब्जेक्टिव्स में आगे पढ़े हैं। फिर आया व्हाट डू यू मीन बाय AUSPG। ए फॉर, हमारा ए फॉर एडल्ट था, एंड ए फॉर एडल्ट था, यू फॉर यूनिवर्सल था, एस फॉर हमारा स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, एंड इट इज नॉट पीजे, इट इज यूबी। मैंने यहाँ पे पीजे लिख दिया है पेरेंटल गाइडेंस का, बट ये यूबी है। तो एक सेकेंड, आ गया कर्सर कह, तो ये जो है हमारा पीजी नहीं है, ये यूवी है, तो आप भी इसको पीजी मत लिख देना। मैंने तो पेरेंटल गाइडेंस का पीजी लिख दिया है इसमें गलती से, ये पीजी नहीं है, ये है हमारा यूवी। ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, लिखा भी ज्यादा है इसमें। तो आप बस इसे ध्यान रखिएगा कि ये पीजी नहीं है, ये यूवी है। ठीक है। इसको एज इट इज मत लिख देना पीजी, इट्स यूवी नॉट पीजी। एंड यूवी हमारा था पेरेंटल गाइडेंस के लिए, हमारा जो यूवी सर्टिफिकेट था पेरेंटल गाइडेंस के लिए यूज होता था। उसमें ये था पेरेंट्स के ऊपर था, वो चाहे तो अपने यंगर चिल्ड्रन को मूवी दिखा सकते थे। ठीक है। क्योंकि उसमें कुछ सीन्स थे जो यंगर चिल्ड्रन के लिए सुटेबल नहीं थे, बाकी पेरेंट्स के ऊपर था। ओके। तो आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। होप सो आप लोगों को ये समझ में आया हो। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लग रहा है। हेलो, तो आप लोग यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही है, और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो वो आप हमें जरूर बताएं। और अब तो आप लोग के एग्जाम्स हैं, तो अच्छे से अपने एग्जाम्स को अटेंड करें। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।